हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस एक वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखना है तो उसका भी जुगाड़ मैंने कर दिया है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। उससे पहले अपनी कुर्सी की बेटी टाइट कर लो क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है आज पढ़ने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, शुरू करने से पहले बालकों, अगर आप अब तक इकोनॉमिक्स और बिजनेस को लेकर परेशान हो तो यकीनन आपने इन समाधानों के बारे में नहीं सुना है। तो भैया, जिनके पास हमारी हेल्प बुक नहीं है वो परेशान हो रहे होंगे, तुमको मैं समाधान दिए देता हूं। समाधान बड़ा आसान है। ये हमारे द्वारा लिखी हुई ऐसी हेल्प बुक है जो आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर देगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके ले लेना। और जिनके पास है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पेज नंबर 1 भी खोल के रखो ताकि डबल फायदा मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय हम कैसे थे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन सेक्टर कैसा था, डेमोग्राफी कैसी थी और बाकी सभी सेक्टर्स का क्या हाल चल रहा था। देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देता हूं। आपके पास अगर हमारी बुक है या संदीप गर्ग है, उनके अंदर थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चला जाता है। यानी कि पहले 1757 के बारे में बताएंगे, फिर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बताएंगे, फिर 1950 बताएंगे, फिर उसके बाद की कहानी बताएंगे, जो पढ़ने में काफी ज्यादा आसान होता है। कुछ पुस्तकों के अंदर ऐसा नहीं है। कई में एग्रीकल्चर सेक्टर को 1757 से लेकर 2000 तक एक ही चैप्टर में बता दिया गया, फिर अगले में इंडस्ट्री को बता दिया गया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम रिलेट नहीं कर पाते कि एग्रीकल्चर अच्छा था तो इंडस्ट्री उस समय कैसा। तो इसलिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप ईयर वाइज चलो, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास जो पुस्तक है उसके चैप्टरों में और हम जो पढ़ा रहे हैं इसके चैप्टर में थोड़ा सा आगे पीछे हो, पर कंटेंट वही है, सिर्फ मजा आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे होंगे जब भारत आजाद हो गया उसकी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया आजाद कैसे हो गया, और आजादी से पहले जब हम गुलाम थे और गुलाम से पहले जब हम कुछ और थे तो क्या था। तो हम बात कर रहे हैं बिफोर 1757 की, यानी 1757 से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी लगती थी। तो 1757 से पहले हमारा जो देश था उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी वजह यह नहीं थी कि हमारे यहां बहुत ज्यादा सोना था, इसकी वजह यह थी कि हमारे यहां लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे। उस समय हमारी इकोनॉमी 85% तक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनी हुई थी, इसलिए हमें एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट इकोनॉमी। हमारे जो फार्मर्स थे वो जो क्रॉप्स उगाते थे वो दो वजह से उगाते थे। पहली वजह थी कि वो खुद उसको यूज कर ले, और दूसरी वजह थी कि ऐसे लोग जो कोई कलाकृति करते हैं, मान लो किसी ने खाट बना के दे दी, अब खाट के बदले में क्या दिया जाए, मुझे खाट चाहिए तो बदले में क्या दिया जाए। उस समय पैसा नहीं होता, तो उस समय हम क्या करते थे, जो विलेज के आर्टिजन थे, आर्टिजन मतलब जो कोई कलाकृति करते थे, जो अपनी कला दिखाते थे, कुछ बनाते थे, तो उसके बदले में एक्सचेंज करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। उस समय पैसा नहीं था तो हमारी इकोनॉमी C2C इकोनॉमी थी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कहते थे। सामान के बदले में सामान, तब पैसे का ज्यादा लोड नहीं था, लोग खाते थे, दूसरों को खिलाते थे और चद्दर तान के चुपचाप सो जाते थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि हम लोग व्यापार में काफी पीछे थे। हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट थे, यानी कि हाथों से बनाई हुई चीजें थी, उनकी डिमांड जो थी वो पूरी दुनिया में थी। भारत बहुत ज्यादा फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर दी ग्लोब। आप देख रहे हैं यहां पर ऐसी ऐसी कलाकृतियां होती थी, ऐसी ऐसी चीजें हम लोग हाथ से बनाते थे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित थे और लोग उनको लेने में बहुत प्राउड फील करते थे, यार भारत से बनके ये सामान आया है। इसके साथ साथ हम लोग व्यापार में भी बहुत सॉलिड थे। हमारे पास बिजनेस था, ट्रेड था, मनी था और फार्मिंग तो थी। और इसलिए हम लोग जो आज सुनते ना आत्मनिर्भर भारत, ये 1757 से पहले आत्मनिर्भर भारत था, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत आजाद था, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर था, और प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध था। कोई दिक्कत नहीं थी हमें किसी चीज की। वो सिंघम पिक्चर का एक डायलॉग है ना
कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरी जमीर में दम है। भारत भी कुछ ऐसा ही था। भारत के लोगों की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी। हम लोग उगाते थे, खाते थे, दूसरों को खिलाते थे, अपनी जरूरत का सामान लेते थे और शांति से अपना जीवन जीते थे। पर कहते हैं ना कि भाई सब कुछ शांत चल रहा हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी पक्की है। कहते हैं तूफान से पहले की शांति है। और ऐसा ही कुछ हुआ। अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने आके भारत में मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। अब मसालों का व्यापार करते करते उन्हें लगा कि भारत को अंदर से तोड़ना पॉसिबल है और ये मुमकिन हुआ। देखो वैसे तो 1600 के बाद ये सब चीजें चालू हो गई थी, अंग्रेज आके कभी किसी को पटा रहे, कभी किसी को पटा रहे, पर ऑफिशियली हमें जब गुलाम बनाया गया वो साल था 1757 का साल, जिस समय बैटल ऑफ प्लासी हुई। आपके कोर्स में बैटल ऑफ प्लासी का ज्यादा जिक्र नहीं है तो अपन इसकी डिटेलिंग में नहीं चलेंगे। बस आप इतना समझिए कि 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये कहा जाने लगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है। भारत अब एक कॉलोनियल पीरियड के अंदर आ चुका है। भारत एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुका है। अब क्या होता है कॉलोनियल? अब देखो अगर अपन मोटा मोटा बात करें कब से कब तक की कहानी थी तो 1757 से लेकर हम आजाद हुए 1947, यानी कि मोटा मोटा 190 साल तक हम इस गुलामी के फेर के अंदर रहे थे। इस गुलामी को कॉलोनियल रूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल। सर कॉलोनियल रूल इस शब्द का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझना तो कॉलोनियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो देशों के बीच में है, ठीक है, जिसके अंदर एक देश जो है वो रूलर है, यानी कि एक जो है वो कानून बनाएगा और जो दूसरा देश होगा वो उसकी कॉलोनी होगी। कॉलोनी मतलब उसके अधिकार में आने वाला क्षेत्र, ठीक है, और जैसा वो चाहेगा, जो रूलर है जैसा वो चाहेगा वैसा चलाए। समझ गए? तो 1757 के बाद हमारा जो भारत देश था वो अंग्रेजों की कॉलोनी बन गई थी और इसका नेतृत्व जो किया है वो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने किया था बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से ये मानो उस समय की अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कंपनी थी, मतलब सरकार के रूप में ये सारी की सारी पॉलिसी बना रही होती थी। अब ये भारत के लिए पॉलिसी बनाती थी और उस पॉलिसी के हिसाब से भारत देश के अंदर काम चल रहा था। 1757 से लेकर 1947 तक ऐसा ही कुछ चला, पर 1947 आते आते हम लोग आजादी की तरफ आ चुके थे। पर जब हम ये 190 साल की गुलामी को झेल के आए थे ना तो हम बन गए थे स्टेगनेंट इकोनॉमी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखिए इसको, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है रुकी हुई इकोनॉमी। रुकी हुई इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने ग्रोथ में रुक चुकी है, जो आगे नहीं बढ़ रही है ना। एक ऐसी इकोनॉमी जो मतलब इतनी धीरे चल रही, वो अपन ने ना एक जानवर के बारे में सुना, घोंगा, आपने स्नेल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो इतनी धीरे चाल चलता है कि उसका चलना और नहीं चलना अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल बराबर होता है। तो भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि उसका चलना और नहीं चलना बिल्कुल सेम था। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब यहां पर हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई थी, तो वो स्टेगनेंट क्यों थी, क्यों रुकी हुई थी, इसके पीछे के रीजन समझते हैं कि उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि सर उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था और क्या हो रहा था उसके अंदर, वैसे तो हम कैसे थे, 85% अंग्रेजों के पास आने से पहले हम 85% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। अभी 190 साल की गुलामी के आने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कुछ बदलने लग गया। क्या बदलने लग गया? सबसे पहली चीज जो अंग्रेजों ने यहां पर लाई वो था जमींदारी सिस्टम। क्या था? जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम को लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था उसको समझो। अब एक चीज समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि भैया ये जो जमीनें हैं ये सोना है। ये क्या है? सोना है। ये सोना ही उगलती एक तरीके से, क्योंकि भारत एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। उन्होंने कहा इस जमीन पे काम करने वाले जो फार्मर हैं वो जमीन के मालिक नहीं होंगे, वो जमीन के टेनेंट होंगे, यानी कि किराएदार। और बीच में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो कि इंडियन होता था। इसको बोला गया कि तू कौन है? तू भाई है जमींदार। तू कौन है? तू है जमींदार। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ लैंड वाज ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। जो मालिकाना हक था वो इस व्यक्ति से ट्रांसफर करके कहां पर शिफ्ट हो गया? इस जमींदार के पास हो गया। अब इस जमींदार का क्या काम था? जमींदार वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू।
ये क्या करता था, ये इससे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं लगान। अगर आपने देखी हो तो लगान नाम की एक मूवी है आमिर खान की, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मर है, ये एक तरीके से कौन है, टेनेंट है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले किराएदार है, जो जमीन पे फसल उगा रहा है और बदले में लगान यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इस व्यक्ति को लाके देखता था, और ये व्यक्ति ये रेवेन्यू इकट्ठा करके कहां ले जाता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता। इस तरीके से आप मानो टैक्स लेके सरकार के पास जमा करा रहे हैं। तो सर ये तो अच्छी बात है, मतलब ज्यादा भी बुरी बात नहीं, क्योंकि सरकार आज भी ऐसा करती है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जमींदारी सिस्टम में थी वो थी ये कि जमींदार कलेक्टेड लगान रिगार्डलेस टू द फार्मर फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि जमींदार जो था वो इससे लगान ले रहा है बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि इस साल उसकी खेती हुई है या नहीं हुई है। यानी कि मान लो कि एक जमीन है जिसके ऊपर 100 किलो अनाज उगता है, कितना मान लेते हैं, जमीन पे 100 केजी अनाज उगता है, मैक्स टू मैक्स 100 ही उग सकता। तो फिक्स कर लिया गया कि भाई 60 केजी जो है वो लगान लिया जाएगा और 40 केजी जो होगा वो फार्मर के पास रहेगा। अब जिस साल 100 केजी उगा उस साल तो बहुत अच्छी बात है, इसने 60 केजी इसको लाके दे दिया, 40 केजी से खुद का काम चला गया। पर जिस साल फसल ही नहीं होगी उस साल क्या होगा, उस साल भी इसको मजबूरन ये 60 केजी लाना पड़ता था। अगर नहीं लाएगा तो लगान पे लगान, टैक्स पे टैक्स चढ़ जाएगा। तो इस वजह से जमींदारी सिस्टम ने इसकी कमर तोड़ दी, फार्मर की कमर पूरी तरीके से टूट गई। और इस व्यक्ति को खेती के बारे में पता ही नहीं था। जमींदार इज कंप्लीटली अनअवेयर कि भैया खेत में क्या डलता है। तो जब इसको पता ही नहीं तो खेतों की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए काम नहीं कर सकता। ये तो बेचारा किराएदार था तो ये भी नहीं कर पाया, और इसलिए भारत की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो गई, कम होने लग गई। नाइदर जमींदार नॉर द ब्रिटिश मेड एफर्ट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। ये लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, क्योंकि भारत में ऑलरेडी एग्रीकल्चर बहुत चल रहा था। समझ में आया। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो था कमर्शियलाइजेशन। देखो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि भारत का जो किसान था वो खेती करता था खुद खाने के लिए और अपने विलेज के जो आर्टिसन है, यानी कि विलेज में जो काम कर रहे हैं उनको खिलाने के लिए। अंग्रेज लेकर आए एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिंपल भाषा में एग्रीकल्चर को मोनेटाइज करो, यानी कि वहां से पैसा बनाना शुरू करो। अंग्रेजों ने समझाया कि भाई एक क्रॉप होती है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया। अंग्रेजों ने बोला किसान को कि भैया अगर खाने का सामान उगाओगे तो मान लो आपको 10 रुपए किलो मिलेगा, ठीक है, आप हमें बेच दो, 10 रुपए आप ले लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। पर अगर आप कैश क्रॉप उगाते हो, यानी कि कॉटन उगाते हो, जूट उगाते हो, इंडिगो उगाते हो, तो हम 1 किलो के बदले 100 रुपए देंगे। यानी कि अंग्रेजों ने किसानों को फोर्स किया कि भैया तुम कमर्शियलाइज कर लो, यानी कि कैश क्रॉप को उगाना शुरू कर दो, फूड क्रॉप्स को उगाना कम कर दो। सर पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? अरे भैया खाने का सामान सस्ता बिकता है और ये जो कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, इनसे कपड़े वपड़े बनेंगे ना तो सामान 10 गुना 100 गुना रेट पर बिकेगा। तो क्रॉप्स को उगाया गया बेचने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, जो हमारे किसानों ने अब तक नहीं समझा था। उनके हिसाब से जमीन मातृभूमि थी, पर उन्होंने कहा मातृभूमि नहीं है भैया, ये पैसा बनाने की भूमि है। उन्होंने कहा कि पर्सनल यूज के लिए मत उगाओ, तुम तो सिर्फ बेचने के लिए उगाओ। कैश क्रॉप को उन्होंने बढ़ावा दिया, हायर प्राइस उन्हें दिया जाता था कैश क्रॉप के बदले, जिससे फार्मर जो है वो मजबूरन शिफ्ट हो जाए। एक तो जमींदार ने लगान लगा दिया और भैया लगान को देने के लिए अगर खेती नहीं हुई तो भैया प्राइस भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि आप खाने का सामान उगा रहे हो। तो एक काम करो ना, इससे बेहतर कैश क्रॉप उगा लो, आपको 10 गुना ज्यादा रेट मिलेगी, लगान भी आसानी से चुका पाओगे और पैसा भी बन जाएगा। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या करा, कमर्शियलाइजेशन शुरू करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम थी या थर्ड फीचर था हमारा एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो था कि हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही थी। भाई भारत का जो देश है वो जमीन को माता मानता और माता के हिसाब से बेहतरीन काम करते थे लोग, जितनी जरूरत होती थी उतना सामान लगाते थे और उसको यूज करते थे। अब भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो माता मानने की वजह से हम अभी भी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने फर्टिलाइजर का कोई इस्तेमाल नहीं करा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कभी भी नहीं करा। हाँ ये बात थी कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो हम कहां से करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी पर हेक्टर मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वांटिटी हर साल धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। और साथ साथ में भैया पानी देने के लिए हमारे पास ना तो ऐसे कोई ट्यूबवेल वगैरह, मतलब ऐसे कोई स्प्रिंकलर होते थे, ना कोई ट्यूबवेल होते थे। तो
हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स का तो क्या काम था भाई, छीन लो। आपके दिमाग पे एक चीज आ रही होगी, सर ये जो कैश क्रॉप की अपन ने बात करी, ये जो जूट इंडिगो है, किसान के लिए तो अच्छी बात है, वो उगा लेगा, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता तो इंडिगो मतलब होता है नील की खेती, जो आपने 8वीं या 9वीं एसएसटी में जरूर पढ़ी होगी। तो नील की खेती जो है ना, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस जमीन पे नील उग जाता है उस पर कुछ और नहीं उगता, क्योंकि वो ऐसे उस जमीन को खराब कर देता है कि वो सिर्फ अगली बार नील के प्रोडक्शन के लिए ही ओके होती है, इसके अलावा किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो एक बार आपने शिफ्ट कर लिया तो फिर वाई बाय वापस से आना पॉसिबल नहीं है। और कॉटन जूट इंडिगो को थोड़ा ना खाओगे, खाने के लिए तो रोटी सब्जी ही लग रही होगी। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो थी हमारे साथ, वो थी कि भैया हम डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर। लगान मूवी जिन्होंने देखी, उसमें गाना है काले मेघा पानी तो बरसा, काले मेघा पानी तो बरसा, यानी बारिश थोड़ी सी आ जाए तो बस जीवन में मजा आ जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। हम इरिगेशन यानी पानी देने के लिए रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते थे। अच्छी रेनफॉल होती थी तो भैया बढ़िया मजा आ जाता था, और रेनफॉल नहीं हुई तो शक्लें खराब होने लग जाती थी। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो अनसर्टेन था, यानी कि पता नहीं था कब खुश होंगे कब गम खाएंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर समझ लिया क्या परेशानी में था। इसके बाद अगले सेक्टर की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि मशीन वगैरह। बस देखो, हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे तो मशीन वगैरह में ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाते थे, स्टिल हमने पढ़ा था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत सॉलिड थी। तो अंग्रेजों ने कहा इसको ही तोड़ो भाई, सबसे पहले इन्हीं को तोड़ डालो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया, और लोगों को बोला कि नहीं आप तो खेती करो, आप इसके लिए बने ही नहीं हो। तो सर कैसे तोड़ा और क्यों तोड़ा। उनका ऐसा मानना था कि भाई भारत जो है ना वो हमारी कॉलोनी है, हम उसके मालिक हैं, भारत के पास जो है हम उसको छीनना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देंगे ताकि वो ब्रिटेन में लगी हुई हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल लाके दे दे, जैसे कॉटन जूट इंडिगो, और वहां से जो सामान बन के आएगा उसको हम यहाँ लाके बेच देंगे। तो इन्होंने कहा कि भारत की हैंडीक्राफ्ट को है ना खराब कर दो, और इसके लिए इन्होंने क्या किया ये अभी अपन समझते हैं। इन्होंने बेहतरीन टैक्स लगा दिया, मतलब 2 गुना 3 गुना टैक्स लगा दिया, ताकि भारत का सामान जो है ना महंगा हो जाए, तो दुनिया में कोई इसको खरीद ही नहीं पाए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सॉलिड दिमाग लगाया, जो भारत से निकलता हुआ सामान था उस पर लगाया बहुत ज्यादा टैक्स। यानी कि मान लो मैंने बनाई एक चटाई, और चटाई को मैं बाहर बेच रहा हूं किसी और देश में, तो बोला ठीक है कितने की बनी, 200 रुपए की, बाहर बिकेगी 1000 रुपए की। बोला 800 रुपए मुझे मिलेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो टैक्स है। अब सोच के देखो, जो जिस सामान को बनाने में 200 रुपए लगे वो भी हाथ से, और उसको 1000 रुपए में बेच रहे हैं, तो कौन खरीदेगा भैया। इससे अच्छा तो 100 रुपए की मशीन से बना हुआ सामान खरीद लेंगे। तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री खराब होने लगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा और तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे भाई, ब्रिटेन से जो सामान बन के आएगा, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो सामान बन के आएगा उसको पूरी तरीके से कैसा कर देंगे, टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स, टैक्स फ्री कर देंगे। तो वहां से कोई सामान आ रहा था वो बिना टैक्स के आ रहा था, बहुत सस्ता आ रहा था। यहां हम कोई सामान बना रहे थे तो उसको बेचने के लिए हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना टैक्स देना पड़ रहा। तो हमारे सामान महंगे होते चले गए, उनके सामान सस्ते होते हुए चले गए। इस वजह से क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले लोगों को पैसा नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला, बेचारा रोटी खाने के लिए क्या करेगा, चलो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना शुरू हुए। तो ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। बाहर से अगर कोई ब्रिटेन से कोई सामान आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अगर भारत का कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दो, ताकि बाजार में उसकी डिमांड जो है खत्म हो जाए। इसके साथ साथ और भी उन्होंने वाट लगाई भैया। हमारी क्या वाट लगाई कि हम लोग हाथ से काम करते थे, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हम लोग सब चीजें हाथ से बनाते थे। भारत में अगर एक चद्दर बनानी है, एक व्यक्ति को ऑर्डर मिला चद्दर बनाने का, तो 2 महीना 3 महीना लगाएगा और हाथ से बहुत प्यार से एक चद्दर बनाएगा। पर 2 महीना 3 महीना कौन सा ग्राहक रुकेगा। अरे आजकल तो ब्लिंकिट के 12 मिनट भी बहुत ज्यादा लगने लग गए हम लोगों को। तो भैया 2-3 महीने कैसे रुका जाएगा। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बोले 2-3 महीने का टाइम लगा रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे तो क्या फर्क पड़ता है, एक काम कर मशीन लगा दे। उन्होंने क्या करा, फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। उन्होंने क्या करा, फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को कंपीट करना पड़ गया किससे, इन फैक्ट्रीज से।
और भैया हाथ से बनाया हुआ सामान में टाइम भी बहुत लगता है और साथ साथ में कॉस्ट, भाई हम मशीन की स्पीड को तो नहीं मैच कर पाए और इसलिए हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके साथ साथ अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अलावा बात करें तो भैया कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो मशीन वगैरह बनाएंगी, वो तो भारत में बहुत ही कम थी। एक दो ही नाम हमारे सामने आते थे, जिनमें सबसे बेहतरीन नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि 1907 के अंदर सेटअप की गई थी। ठीक है, तो वो ही एक दो इंडस्ट्री थी जो कि चल रही थी, पर उसको भी ब्रिटिशर्स ने कोई सपोर्ट नहीं करा, बोले पड़े रहने दो इनको, इनसे ज्यादा आउटपुट नहीं लेना, भारत को तो रॉ मटेरियल का ही सामान, मतलब रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्टर बनाओ, यही हमारे लिए बेहतर है। तो हमारे पास उस समय किसी भी प्रकार की बेहतरीन वाली, मतलब ऐसी जिसको हम बोल सके भारत की शान है, ऐसी कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। और साथ साथ में हम हर तरफ से टूट रहे थे इंडस्ट्री के नाम, और साथ साथ में अंदर से भी टूट गए। अंदर से कुछ इस प्रकार से टूट गए क्योंकि हम लोग क्या करते, हम लोगों की एक आदत है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा पावर है, उसको देखते उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसका क्या स्टाइल है, उसने क्या जूते पहने हैं, उसने क्या टोपी लगाई है, हम उसको देखते हैं और फिर उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ। भाई जो अंग्रेज आते थे वो सूट वूट में आते थे, बढ़िया सा सूट वूट पहन के आते थे, टाई वाई लगा के आते थे, ठीक है, जूते पैंट कोट ये सब पहन के आते थे और इनको इज्जत मिलती थी। और भारत का जो आदमी था वो ऐसे पगड़ी पहन के आता था या टोपी लगा के आता था, सिंपल ये ऐसा धोती कुर्ता पहन के आता था, इसको कोई इज्जत नहीं मिलती थी। तो जितनी भी पब्लिक थी उसको लगा कि यार ये है इज्जत, ये है इज्जत, तो सब के सब इन प्रकार के कपड़ों की तरफ आकर्षित हुए और भारत की जो धोती थी वो लोगों ने पहनना पूरी तरीके से क्या कर दी, बंद कर दी। पूरी तरीके से लोगों ने भारत के प्रोडक्ट को हटाना शुरू कर दिया। तो हमारी पैटर्न ऑफ डिमांड जो थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई। ब्रिटिशर्स की लाइफस्टाइल जो थी वो भारत के कस्टमर को अफेक्ट करने लग गई और धीरे धीरे जो डिमांड है वो इंडियन प्रोडक्ट से फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लग गए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टूट रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर टूट रहा था। अब बची कुछ चीज जो हमारे पास चीजें थी उसको तोड़ने के लिए आ गया रेलवे। जिस रेलवे पे हमें आज बहुत ज्यादा घमंड है वो अंग्रेज ही लाए थे। 1850 तक अंग्रेजों ने एक बात समझ ली थी कि भारत में क्राफ्टमैन तो बहुत हैं, भारत में ऐसे लोग तो बहुत हैं जिनके पास चीजें हैं, बनाने की कला है, हाथ की कलाकारी है, वो क्या है, कोनों में बसे हुए। भाई जयपुर में है तो अगर किसी को चाहिए मान लो आगरा में, तो जयपुर से आगरा सामान पहले बनता था जयपुर में और फिर आगरा तक जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। ब्रिटिशर्स ने कहा भैया हम फैक्ट्री हर जगह तो लगा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं फैक्ट्री एक जगह लगाते हैं और ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ कर लेते हैं। 1850 में उन्होंने रेलवे की शुरुआत कर दी। अब रेलवे में क्या किया, वो भैया एक आगरा में मान लो फैक्ट्री लगी हुई है, जयपुर में फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहां पर सामान बनाया फटाफट से और पास में रेलगाड़ी में डाल दिया और फटाफट से वो आगरा पहुंच गया। तो भारत के व्यक्ति को अगर ये काम करना होता तो वो बैलगाड़ी से जाता था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाते थे। अब यहाँ ट्रेन चालू हो गई तो वो 2 4 6 10 घंटे में पहुंचा देती थी। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से भारत की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी थी। भारत के व्यक्ति सिर्फ परेशान होने लग गए, परेशान होने लग गया क्योंकि ये लोग कहते थे भैया हम तो ब्रिटिश गुड्स ही बेचेंगे, हम यहीं इन्हीं को चढ़ाएंगे, तुम्हारा सामान नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के लोगों के पास होने लग गई कि लोकल मार्केट भी अब भारत का जो है ना वो खत्म होने लग गया, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने लग गया। वो कहते हैं ना जयपुर की कलाकृति अब आगरा में, फिर ब्रिटिशर्स ने ही चालू करा था। ठीक है, अब ये दोनों सेक्टर्स के बाद अगली बात आती है फॉरेन ट्रेड की, यानी कि हमारे व्यापार की। हमें 1757 में बहुत ज्यादा घमंड था कि हमारे यहाँ व्यापार बहुत बढ़िया है, हम लोगों को पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट सिखाते हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा इसको पूरी तरीके से तोड़ देने का, पूरी तरीके से तोड़ देने का, मरोड़ देने का। कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने कहा कि काम करो भारत को बना दो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। यानी भारत का मेन काम होगा कि वो रॉ मटेरियल जो कच्चा सामान है ना इसको वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लगवाओ ना कुछ और लगाओ, यहाँ कोई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा था तो यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल लाओ। और ये क्या करते थे, इस रॉ मटेरियल को ले जाते थे ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां की फैक्ट्री में सामान बनाया और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो वापस आके कहां बेच दिया, वो वापस इंडिया में बेच दिया। तो इंडिया को इन लोगों ने बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देखो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया ये सामान बहुत सस्ता होता है, कच्चा माल बहुत सस्ता होता है,
कच्चा माल जाता है किलो के हिसाब से, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ना, ये पीस के हिसाब से आता है। तो अगर ये 100 रुपए किलो गया ना, तो ये 1000 रुपए पीस आएगा। तो हम हर तरह से टूट रहे थे। हम बनाते तो थे, पर हम कच्चा माल बना रहे थे, तो उसकी रेट बाजार, और जो लेके आ रहे थे वो आ रहा था फिनिश गुड्स, जिसकी रेट बाजार में बहुत ज्यादा होती थी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? इजी है, सिंपल है। ठीक है जी। तो हम क्या थे? हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे। सिल्क, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब हम बेचते थे और खरीदते थे एक्सपेंसिव फिनिश्ड गुड, जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई, कपड़े हो गए, कोई फर्नीचर वगैरह हो गया, ये सब हम लेके आते थे। तो हमारी कमर पूरी तरीके से तोड़ने का काम इन्होंने कर दिया। अब बची कुछ ही चीज को देखो, समझदार तो थे। भारत जैसे देश पे अगर 190 साल इन्होंने राज किया है, तो समझदारी तो इनके अंदर हो। ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया। ब्रिटिशर्स ने दिमाग के लगाया कि भैया देखो, यहां पर पहुंचना है। कहां पहुंचना है? यहां पहुंचना है। यहां से भारत से जाना है। अब भारत का जो ट्रेड होता था, पहले तो इन्होंने इसको कंट्रोल करा। कंट्रोल कैसे करा? इन्होंने कहा कि भैया पूरी तरीके से हमको दे दो, मोनोपोली कंट्रोल दे दो हमें। कैसे देंगे? इन्होंने कहा कि आपका 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन में ही होगा, इससे अलावा कहीं नहीं होगा। आप 100 यूनिट बनाओगे तो 50, 55, 60 यूनिट तो ब्रिटेन जाएगी। बाकी जो बची हुई यूनिट है, चलो ठीक है, आपको बोल देते हैं इधर चाइना ले जाओ, ठीक है, श्रीलंका ले जाओ, ईरान ले जाओ, ये 2-3 जगह आप और व्यापार कर सकते हैं, पर 50% ज्यादा तो हमारे पास ही होगा। ठीक है, चलो समझ ली, ओके, चलो कोई बात नहीं। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार देखो, अगर हमें यहां से, मान लेते हैं यहां से सामान गया और यहां से सामान यहां पहुंचना है, यहां से सामान यहां पहुंचना है, ऐसे जाना है, तो बाकी सब जगह तो चलो यहां चला गया, ये भी यहां से यहां पास में ही चला गया, ठीक है, पर यहां पर अगर कोई सामान जा रहा था, तो वो सामान यूं घूम के जा रहा था। मतलब ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है, ये पार करके जाना पड़ता था। और इस कॉन्टिनेंट में आप देखो तो हर जगह जगह है, ऐसा नहीं है जगह की अवेलेबिलिटी नहीं है, जगह हर जगह आपको मिलेगी। मतलब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आप पूरे में जगह है, बट ये जो छोटा सा एरिया ना, यहां पर जगह नहीं है। मतलब अगर इस एरिया को तोड़ दिया जाए, तो भाई सीधा भारत का शिप जो है, जो अभी अट जा भाई, जो अभी यूं जा रहा है, वो सीधा यहां से यहां जा सकता है। मतलब कितना बड़ा रूट खत्म हो गया। 8-10-20 हजार किलोमीटर जो है वो कम पड़ जाएंगे। इन्होंने 1869 के अंदर ये दिमाग लगाया और शुरुआत करी सुएज कनाल की। सुएज कनाल क्या है भाई? जो एरिया मैंने अभी आपको बताया, उस एरिया में देखो, ध्यान से देखना, यूं होएगा भाई, हाँ, उस एरिया में, ये एरिया है, उस एरिया में इन्होंने क्या करा, एक आर्टिफिशियल पाथवे बना दिया। मतलब ऐसा एक जो है कनाल बना दिया। ये आप जो देख रहे हैं सुएज कनाल की ही फोटो है। ऐसा दोनों तरफ जमीन है, बीच में जो है एक आर्टिफिशियल पाथवे इन्होंने क्रिएट कर दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे भारत के थ्रू जो सामान जा रहा था वो ऐसे जा रहा था, ना कि ऐसे जा रहा था। ठीक है, इससे क्या हो गया? इनका समय भी बचा और इनका पैसा भी बचा। मतलब 10-12 दिन इनके बच गए पर रूट में, और कॉस्टिंग भी जो है इनकी कम हुई, कि पेट्रोल वगैरह भी कम लगने लग गया। हर तरफ से इन्होंने, भाई साहब, मतलब सोच के देखो, उस समय अगर आप भारत देश के वासी होते तो मतलब कैसा लग रहा होता कि भाई हर तरफ से हम लोग जो है टूट रहे हैं, और वहां से अब जो हम बने हैं उसकी तो अलग ही बात है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी करा हमारा। देखो, हम बहुत बड़े देश थे, तो ये रॉ मटेरियल भी हमसे बेच रहे हैं, जरूरत हमारी कुछ थी नहीं, तो फिर भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, यानी कि पैसा हमारे पास फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता था। ठीक है, पर ये बड़े समझदार थे। इन्होंने कहा ये पैसा बच रहा है, चलो एक काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं। ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े ऑफिस बना दिए। आपके शहर में भी बिल्डिंगें होंगी, स्कूल्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, जो बहुत पुराने जमाने से बने। हमारे यहाँ जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से 100 मीटर आगे एक स्कूल है, जो 100, 150, 200 साल पुराना है। ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया था, बहुत बड़ी जमीन में जो है बनाया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा, जो भारत में एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, इससे क्या करे, ऑफिस सेटअप कर दिए। ठीक है, इसके साथ इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो जहां पे भी लड़ाई कर रहे हैं, वहां पर जो खर्चा हो रहा है, वो भी खर्चा हम यहाँ इंडिया के पैसे से ही यूज केस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत में सर्विसेज का इंपोर्ट करा। सर्विसेज का इंपोर्ट करने से क्या होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो एट द एंड आउटपुट कुछ नहीं हो रहा, भारत का पूरा पैसा जो है वो खराब हो रहा है। इसको आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, वो लाइन लिखिए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी भारत का जो पैसा है उसको ड्रेन, पानी की तरह इन्होंने बहाना शुरू कर दिया।
हर तरफ से इंडियन इकोनॉमी खत्म होती जा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अब जो खत्म हुआ वो हो गया। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, हमने फॉरेन सेक्टर पढ़ा। अब बात करते हैं उस समय की डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड हम लोग कैसे थे। देखो, जब हम आजाद हुए हमें ये जानना बहुत जरूरी था कि भारत देश में लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, कितना जी रहे हैं। तो इसलिए हमने डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पता लगा। आजादी के समय अगर डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करें तो देखो, ये एक व्यक्ति का जीवन होता है। इसमें दो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है आपकी बर्थ रेट, एक होती है आपकी डेथ रेट। अगर दोनों का मतलब समझे, बर्थ रेट का मतलब होता है कि टोटल हमारे 1000 में कितने लोग जो है पैदा, यानी 1000 की पॉपुलेशन अगर एक एवरेज पकड़े तो उनमें कितने बच्चे जो है पैदा हुए हैं। भारत के अंदर ये बर्थ रेट जो थी वो थी 48, यानी अगर एक कमरे में 1000 लोग हैं तो एक साल बाद अगर कमरा खोलोगे तो ये 48 हो जाए। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन का एवरेज होता है। ठीक है, और डेथ रेट जो थी वो हमारे यहां थी 40, जो कि बहुत ज्यादा है। ये भी ज्यादा थी, ये भी ज्यादा ही, एक तरीके से। अब ये प्रॉब्लम क्यों है इस बात को समझेगा। इमेजिन करो कि आपने 1000 लोगों को तैयार करा कि भाई तुम जो है मेरे को प्रोडक्शन करके दोगे। जब काम करने की बारी आई तो उनमें से 40 मर गए। कहीं ना कहीं ये आपकी उस मेहनत में से वो 40 लोगों की मेहनत खराब गई। ऐसा ही देश के लिए भी होता है। अगर देश में डेथ रेट ज्यादा है तो ये माना जाएगा कि भाई देश के रिसोर्सेज यूज करने वाले लोग जो है वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारी जो डेथ रेट थी उस समय वो थी करीब 40 पर 1000। तो भारत जो था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। कब? 1921 में। और 1921 के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गया। सर ये स्टेज क्या होती है? तो पहले स्टेज समझो मतलब क्या होता है। जो पॉपुलेशन होती है उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। स्टेज नंबर 1 की बात करें जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पर एक इकोनॉमी या एक अर्थव्यवस्था बन रही होती है। यहां पर डेथ रेट भी ज्यादा होती है और बर्थ रेट भी ज्यादा होती है, यानी लोग पैदा भी जल्दी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। ये दिखाती है कि देश में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और एक स्टेगनेंट इकोनॉमी है, जो कि हमने पढ़ा कि भारत थी स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो 1921 तक भारत इस स्टेज में था, यानी कि हमारे यहां बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी। फिर अंग्रेजों को लगा कि यार अगर लोग मर जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा। तो उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटी को सुधारना शुरू करा और 1921 के बाद हम पहुंच गए सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, जिसका मतलब होता है कि बर्थ रेट तो अभी भी ज्यादा है, लोग पैदा तो हो रहे हैं पर मर नहीं रहे हैं, बहुत धीरे धीरे मर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग काम ज्यादा कर रहे होंगे। तो ये दिखाता है एक डेवलपिंग स्टेज जो भारत 1921 के बाद आ गया। अभी तक हम इसी स्टेज में है। आगे थर्ड स्टेज की बात करें तो तीसरा स्टेज होता है जब एक इकोनॉमी डेवलप हो, बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है, यानी कि लोग कम पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं। एक स्टेबलाइज इकोनॉमी चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। तो हम लोग 1921 तक इस फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे और 1921 के बाद हम सेकेंड स्टेज में आ गए हैं, पर आज तक हम थर्ड स्टेज में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर पॉपुलेशन रिलेटेड बात करें तो देखो, लिटरेसी रेट पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से बताती है। सब पहले समझो लिटरेसी रेट होती क्या है। लिटरेसी रेट को हिंदी में बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। भारत की अगर बात करें तो भारत में साक्षरता या लिटरेसी रेट कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो हमारे यहाँ की कहानी है कि अगर आपकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा है और आप किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख और समझ तीनों सकते हो तो आप साक्षर हो, यानी कि आप पढ़े लिखे हो। और पढ़ लिखना और समझना मतलब बहुत भारी चीज नहीं। जैसे आप मान लो 7 साल के हो, आपने हिंदी में अपना नाम लिख लिया, आप उसको पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो कि हाँ ये मेरा नाम लिखा हुआ है, तो कहा जाएगा कि आप भाई ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आप साक्षर हो। यानी कि बहुत मिनिमम है ये रिक्वायरमेंट। तो पर उसके बाद भी भारत एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस साक्षरता दर में बहुत पीछे था। हमारी लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी। आप इमेजिन करो आज की लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली 74.4% है, उस समय कितनी थी? 16%। ये तो मेल फीमेल की एवरेज है। अगर सिर्फ महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी वो 7% से भी कम थी। यानी कि 100 में से मात्र 7 महिलाएं होंगे जो अपना नाम लिख पढ़ो समझ सकते, बाकी नहीं कर सकती, या तो लिख नहीं सकती या पढ़ नहीं सकती या समझ नहीं सकती, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जो तीसरा डेमोग्राफिक पॉइंट था वो था IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात,
पैदा हुआ बच्चा, यानी कि ये भाई क्या मस्त लेटा है, मस्त जिंदगी बचे लगा। ठीक है, इन्फेंट मतलब नवजात, मोर्टेलिटी रेट मतलब वो रेट जो बताती है कि ऐसे कितने बच्चे हैं 1000 में से जो पैदा हुए और पहले साल का बर्थडे मनाने से पहले, यानी कि 1 साल का होने से पहले मर गए। समझ रहे हो, कितने बच्चे पैदा होने के बाद और 1 साल की उम्र से पहले मर गए, वो रेट बताती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये रेट भारत में पता है कितनी थी? 1921 तक ये रेट थी 218। अब इमेजिन करो आज भारत में ये रेट बहुत कम है, मतलब 50 से भी बहुत नीचे है। ठीक है, तो 1000 में से 218 बच्चे तो मर जाते थे पैदा होते या 2 महीने 4 महीने में। सर ऐसा क्यों होता था? हमें वैक्सीनेशन नहीं थी, टीकाकरण इतना बेहतर तरीके से नहीं होता था, गंदगी थी, इस वजह से बच्चा जो है वो मर जाता है, क्योंकि पैदा होती है उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और 1921 से पहले ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में थी 218, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 20% से ज्यादा बच्चे मर रहे थे। 5 में से 1 बच्चा तो मरेगा मरेगा, फिक्स था। समझ गए? तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत खराब चीज थी। अगला जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर था वो था हेल्थ फैसिलिटी। भारत में हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी भैया, हमारे यहाँ बीमारियां लगती थी, गरीबी थी, और हम कहें तो गंदगी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका मानना था कि ये तो कूड़े कचरे में पड़े रहने वाले लोग हैं, इनको ज्यादा फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर आइदर अनअवेलेबल, या तो थी नहीं, और जब थी तो वो बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट थी, मतलब बहुत कम थी। 1000 लोगों के बीच में आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया डॉक्टर बना के, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो इस वजह से हमें पानी की और हवा की जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी हो जाती थी, और इस वजह से ही हमारी डेथ रेट भी ज्यादा होती थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। इसके साथ अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक एवरेज आदमी कितना जिएगा। भारत में आज के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्सीमेट 68.8 है, यानी भारत के अंदर एक जो आदमी है वो 69 उम्र तक, 69 साल तक जिएगा, है ना? अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो 69 तक तो जी लेगा। ठीक है, अब ये इमेजिन करो 69 तक अगर वो जी रहा है तो वो क्या करता है भाई? 15-20 साल तक तो सीखता है, 25 साल तक सीख रहा है, मान 25 साल से लेकर 60 साल तक वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। 0 से 25 वो सीख रहा है, और 25 से 60 तक वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बाद वो आराम कर रहा है। तो हम कहें 25 साल तो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, और 35 साल जो है उससे रिटर्न मिला। सिंपल, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कहानी ये आज है, पर 1921 से पहले ये कहानी कुछ और थी। हमारे यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल, यानी कि एक एवरेज व्यक्ति मात्र 30-32 साल का होकर मर जाता था। सर ऐसा क्यों था? कोई गरीबी बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है नहीं, वैक्सीनेशन लगेगा नहीं, तो क्या होता था? 32 साल, यानी 25 साल तो उसको सिखाना पड़ रहा था, और रिटर्न वो मात्र 7 साल दे रहा था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने फिर बाद में हेल्थ केयर फैसिलिटी पे भी काम करना शुरू करा, क्योंकि उन्होंने समझा यार अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी, धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो गई। इसके साथ गरीबी। अब अगर पॉवर्टी की बात करें तो भैया भारत में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पर कैपिटल इनकम हमारी इतनी इतनी खराब थी कि हम क्या ही बोले, उसकी ग्रोथ रेट हो ही नहीं रही थी, 0.5% के आसपास ग्रोथ रेट हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने गरीबी तो भारत को बहुत दिखाई। ठीक है जी, अब ये सब होने के बाद अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेक्टर की, यानी कि उस समय हमारा ऑक्यूपेशन यानी कि लोग जो है वो कहां काम कर रहे थे। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत हमेशा से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रहा है, और भारत देश के अंदर हर समय एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे देश में छाया हुआ रहा है, कहीं भी करो पूरे देश में छाया है। हमने बात की थी कि 85% पॉपुलेशन 1757 में एग्रीकल्चर करती थी। अंग्रेजों के आने के बाद ये नंबर कम हुआ, और ये कम होते होते 72.7% तक पहुंच गया, बट स्टिल ये नंबर काफी ज्यादा है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने भारत को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, जिसकी वजह से अभी भी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी 72.7% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। इसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटल इनकम की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा कम थी, 2% से भी नीचे थी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर तीनों सेक्टर के बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में लोग बहुत ज्यादा लगे हुए थे,
सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम थे, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर मतलब फैक्ट्री वगैरह, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई सेकेंडरी सेक्टर हमारा डेवलप ही नहीं था। और टर्शियरी सेक्टर यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें लोग आने लग गए थे, क्योंकि पुलिस में जो है भर्तियां होना शुरू हो गई थी, और इस वजह से अनबैलेंस ग्रोथ है, क्योंकि तीनों सेक्टर बराबर से होने चाहिए अगर आपको बैलेंस ग्रोथ करनी पड़ती है तो यहां पर तीनों सेक्टर ऊपर नीचे थे, तो भारत देश में जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा अनबैलेंस थी, क्योंकि ये तीनों सेक्टर इक्वली डेवलप नहीं थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमारे आसपास जो मैन मेड चीजें हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, जैसे बिल्डिंग हो गए, रोड हो गए, पावर सप्लाई हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। तो भारत में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है, वो आता है हमारे रेलवेज का। 1850 में ब्रिटिशर्स रेलवेज लेकर के तो आ गए थे, पर उन्होंने कहा कि भैया ये सिर्फ हमारे लिए, तुम लोग ज्यादा खुश मत हो। उन्होंने इस रेलवे का इस्तेमाल करा अपनी फैक्ट्री से बने हुए सामान को पूरे देश में फैलाने के लिए या पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए। भारत को इससे उस समय तो खैर कोई फायदा नहीं हुआ, बाद में हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी जान बन गई, और बाद में जो है रेलवे ने बहुत धमाका मचा दिया। अगर रेलवे के अलावा बात करते हैं रोड्स की, तो उस समय रोड क्या थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, उन्होंने कहा हर जगह रोड नहीं बनानी भाई, हमारे ऑफिस से, ब्रिटिशर्स के ऑफिस से लेकर के पोर्ट तक यानी बंदरगाह तक रोड बनाई जाएगी, बाकी गांव में, शहरों में कोई रोड नहीं बननी, यहां बना दो, जहां जहां से हम जा रहे हैं वहां रोड बना दो, बाकी कहीं पे रोड नहीं बनानी। तो काफी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ था मिलिट्री की मोबिलाइजेशन के लिए, यानी कि मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रोड बनाए गए, इसके अलावा रोड नहीं बनाए गए। शिप्स की बात करें तो सबके कंपैरिजन में शिप का थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा था, क्योंकि भाई मेन जो है सामान यहां से वहां पहुंचेगा, सुएज कनाल इसलिए बनाया गया था। तो उन्होंने पोर्ट्स और एयर ट्रांसपोर्ट पे अच्छा खासा दिमाग लगाया, पर वो भी सिर्फ उतना ही था जितना उनके फायदे का होगा, मतलब भारत जैसे देश के हिसाब से काफी मिनिमम और काफी अनसेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, इसके अलावा बात करें पोस्ट की, तो इन लोगों ने टेलीग्राफ नाम की एक सर्विस शुरू करी। वो है ना, इससे बड़ा सा सिस्टम लगता है, यूं कान पे हलो हलो ऐसे करके वो बोला जाता है। तो इन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ को लेकर के आ गए, बट इन्होंने एक दिमाग लगाया, उसको इतना महंगा कर दिया कि भारत के लोग उसको इस्तेमाल ना कर पाए। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को खुद के फायदे के लिए लेके आए, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए, पर इतना महंगा कर दिया कि भारत के लोग उनको देख भी नहीं पाए। पोस्टल सर्विसेज को इस्तेमाल करा, और आज भी हम कहते हैं कि हमारी पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्ट जो है, भाई तुम हेल्प बुक ऑर्डर करोगे ना, अगर हमारे थ्रू ऑर्डर करते हैं, अमेजोन के थ्रू तो चलो प्राइवेट सर्विस जाती है, पर हमारे थ्रू अगर आप ऑर्डर करते हो हमारी वेबसाइट से, तो हम आज भी इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा सटीक और प्रॉपर डिलीवरी पूरे दुनिया में कोई नहीं करता। ये हमने पिछले 2 साल में देख लिया है। ठीक है, तो ये अच्छा है, बट उस समय इतना अच्छा नहीं था। तो देखो यार, हमने समझा कि ब्रिटिशर ने सब खराब कर दिया, पर क्या सही में वो सिर्फ खराब करके गए? कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आपका इतना बुरा करना चाहता है कि वो आपका बुरा करता तो है, पर बुरा करते करते उसमें कुछ अच्छा ही निकल आती है। कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसी प्रकार से ब्रिटिशर ने सब कुछ बुरा करना चाहा, पर उस परेशानी में हम कुछ सीख गए, हम कुछ बेहतर बन गए। वो कहते हैं ना कि हीरा जो होता है ना, वो दबाव में ही बनता है। उसी प्रकार से भारत भी निखर के आया उस दबाव में, और ब्रिटिशर्स ने जाते जाते या भारत छोड़ते छोड़ते कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कर दी। यानी उनकी पॉलिसीज हमको बहुत ज्यादा फायदा दे गई, ज्यादा नहीं 4-5 जगह फायदा दे गई। कहां कहां कौन कौन सी जगह है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली जगह जहां वो हमें फायदा देके गई थी, वो हम सब जानते हैं, रेलवे। ब्रिटिशर्स ने रेलवे की शुरुआत कर दी, और आज आप और हम सब जानते हैं कि रेलवे इतना बड़ा है कि आज बिना रेलवे के हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रेलवे ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे का इतना बड़ा रोल है जितना किसी और का नहीं होगा। आज हमें प्रोडक्ट को मोबिलाइज करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, रॉ मटेरियल को भेजने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, इन सब के लिए हम रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, और ये ब्रिटिशर्स ने ही ला के दी है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम सोचते थे कि खेती जो है वो सिर्फ खाने का तरीका है, पर ब्रिटिशर्स ने हमें समझाया कि ये कमाने का भी जरिया है। यहां पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट हमें समझा के चले गए भाई वो लोग।
उन्होंने समझाया कि एग्रीकल्चर से पैसा भी बनता है, तो हम जो पर्सनल यूज के लिए कमा रहे थे, उन्होंने भली जबरदस्ती में हमें कमर्शियलाइजेशन सिखाया, पर उनके जाने के बाद हमें लगा कि अगर इसको बैलेंस तरीके से किया जाए तो ये तरीका बुरा नहीं है, और बाजार में नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई। आज भी हम कॉटन जूट के बहुत बड़े, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के आने से पहले C2C इकोनॉमी चलती थी, यानी कि सामान दो बदले में सामान दो। अब पैसा आ गया, उन्होंने हमें यह समझा दिया कि भैया पैसे के थ्रू काम होता है, करेंसी बना दी उन्होंने, और उस करेंसी को पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो है चलाना शुरू कर दिया। और आज भी आप देखो, आप इमेजिन करो, पैसे नहीं है किसी चीज के पास, सामान के बदले सामान है, तो आप देखो अपने इर्द गिर्द कुछ है जिसको बेचकर आप खाना मंगा सकते हो? नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो ब्रिटिशर्स ने सुलझा दी, यानी कि मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो उन्होंने डेवलप कर दिया था, ठीक है। और आज इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। और आखिरी चीज, हमारा संविधान, भारत देश का संविधान, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान, इसको बनाने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा मदद की। मतलब बेसिकली बोले तो उनके संविधान के थ्रू भी हमने कई सारी चीजें उठाई हैं, वहां से ली हैं, वहां की इंस्पिरेशन हमने यूज की है। कि प्रधानमंत्री का होना, भैया प्रधानमंत्री नहीं होते अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो, क्योंकि वहीं के संविधान को पढ़ के हमें समझ में आया कि भाई प्रधानमंत्री नाम की भी कोई पोस्ट हमें बनानी है, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसका प्रॉपर सिस्टम ब्रिटिशर्स के थ्रू ही हमें समझ में आया। वो एक फाउंडेशन की तरह काम किया भारत के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लानिंग को लेकर। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत को परेशानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। जाने से पहले जिन भी लोगों ने हेल्प बुक नहीं ली है, यार मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, पर यकीनन आप कुछ मिस कर रहे हो, तो भैया मिस मत कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।